पिछले व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए हम लोग व्यक्तित्व की जो दूसरा एरिया है विधियों का, प्रक्षेपी विधियां या प्रोजेक्ट मेथड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व हम लोगों ने जो क्वेश्चन आवर, प्रश्नावली इत्यादि हैं, इन्वेंट्री है, उनके बारे में पिछले एक शॉर्ट लेक्चर में बात की थी। ये प्रोजेक्टिव जो मेथड्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अचेतन मन मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। पहला ही प्रश्न बनता है कि प्रक्षेपीय विधियां किस हिस्से के अध्ययन से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अचेतन मन से जुड़ी हुई हैं। दूसरा प्रश्न पहला ही बनता है कि ये जो विधियां हैं वो किसके सिद्धांत से प्रभावित रहीं, तो ये फ्राइड के अचेतन मन के सिद्धांत से प्रभावित रहीं। अब आइए समझते हैं। प्रक्षेपण से अभिप्राय है अचेतन मन की सुरक्षा प्रक्रिया, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, अनुभूतियों, विचारों और इमोशंस को दूसरी चीज के ऊपर आरोपित कर देता है। जैसे मैंने कोई चित्र देखा तो उसको देखकर मैं अपनी कोई अभिव्यक्ति रखूंगा तो उससे मेरे अंतर्मन का पता चलेगा। आप जब उस चित्र को देखकर कोई विचार रखेंगे तो आपके अंतर्मन का पता चलेगा। उदाहरण के लिए, जब हमारा मन खुश होता है तो हमें अपने आसपास सब कुछ अच्छा लगता है, और हमारा मन यदि दुखी है तो हमें सारी चीज़ें बिल्कुल पतझड़ जैसी महसूस होने लगती हैं। तो मन खुश होने पर ओश की बूंद को मोती कहने लगते हैं हम, और उदास होने पर उसी बूंद को हम आकाश के आंसू कहने लगते हैं। तो ये जो सामने की चीज़ पर हमारा प्रोजेक्शन जो पड़ रहा है वो वास्तव में हम अपने मन की बात कर रहे हैं। अतः हम यहाँ अपने विचारों और एटीट्यूडों को आरोपित कर देते हैं और उसी से हमारे अचेतन मन का अध्ययन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रक्षेपण तकनीक का जो एरिया है उसमें से एक तकनीक है, यानी प्रक्षेपण में ही एक तकनीक है, रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण। हरमन रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट, नाम याद रखिएगा, हरमन रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। ये परीक्षण स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोरोग चिकित्सक थे हरमन रोशा। उन्होंने 1921 में इसको शुरू किया। इस परीक्षण में स्याही के धब्बे जो हैं उनके 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अब देखिए जब आप स्याही फैलाएंगे तो उस पर कुछ भी आकृति बन सकती है। इन कार्डों में से 5 बिल्कुल काले, 2 काले और लाल मिश्रित और 3 विविध रंगों के मिश्रित थे। ध्यान दीजिएगा, ये 10 कार्ड एक निश्चित क्रम में एक एक करके हाथ में दिए जाते थे और पूछा जाता था कि आप इन कार्डों को किसी तरह से उलट पलट कर देखो और बताओ कि इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब उस चित्र से आपके मन में भय का कोई आकृति दिखाई दे सकती है, आपके मन में कोई उदासी भी हो सकती है, आपके मन में प्रसन्नता का भी कोई चित्र दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण है वो इस तरह से मानिए जैसे चंद्रमा में जो कालिमा होती है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा। बादलों की आकृतियों को देखकर कोई कुछ दिखाई देता है, किसी को उसमें कुछ दिखाई देता है, वो अपने मन के अनुसार वो दिखाई देता है, उससे मन का अध्ययन किया जाता है। इसे प्रक्षेपण तकनीक या प्रोजेक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। इसी तकनीक में माने इसी एरिया में एक दूसरा जो बहुत ही चर्चित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टैट परीक्षण के नाम से होता है। टैट का पूरा नाम होता है थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, TAT। मार्गन और मुर्रे ने दिया, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, ध्यान रखिएगा। टैट परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? मार्गन मुर्रे के द्वारा दिया गया। पूरा नाम क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। और मार्गन मुर्रे द्वारा ये जो टेस्ट दिया गया, विकसित किया गया, इस परीक्षण में क्या है, रोसार्क परीक्षण के ही तरह इसमें भी क्या करते हैं, कार्डों की संख्या एक तो ज़्यादा है, इसमें 31 कार्ड लिए जाते हैं, 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आपको स्टोरी जैसे चित्र, और एक कार्ड सादा होता है जिसका व्यक्तित्व परीक्षण करना है उस व्यक्ति के जेंडर के अनुसार, यानी पुरुष और महिला के अनुसार या बच्चे और बच्ची के अनुसार 31 में से 20 कार्ड को चुन लिया जाता है और बोला जाता है, जिन पर 19 कार्ड हैं और एक सादा है। प्रत्येक कार्ड पर एक चित्र अंकित है, उससे कहानी तैयार की जाती है। चित्र से संबंधित घटना के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का वर्णन करते हुए व्यक्ति अपनी एक कहानी सी बनाता है। बाद में पुराने 10 कार्ड दिए जाते हैं, अंत में सादा कार्ड दिया जाता है। अपने मन में उन चित्रों को देखकर जो कहानी बनी उसको नोट किया जाता है। इसे हम टैट परीक्षण मार्गन मुर्रे का कहते हैं। अब उस कहानी में जो घटनाएं लिखेगा वो व्यक्ति, वास्तव में वो उसके जीवन की जो कमियां रह गई, उसके जीवन की जो इच्छाएं रह गई, अतृप्त कामनाएं रह गई, उन्हीं की वो अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में करेगा। अब इस तरह के परीक्षणों में एक बात सामान्य रूप से आपको बता दें कि ऐसे जो परीक्षण हैं वो कब सफल होते हैं, जब
प्रक्षेपण तकनीक जिस पर प्रयोग की जा रही है वो बहुत ज़्यादा चतुर या ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे ये पता हो कि इससे ये मेरा ये पता लगा लेंगे, बनावटीपन उसमें नहीं, उसे जो स्वाभाविक भाव आ रहा हो उसे लिखे, ये बहुत आवश्यक है। अब इसी एरिया में प्रोजेक्टिव तकनीक का ही एक और रूप है शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग कार्ल युंग ने 1910 में मनोविश्लेषण सिद्धांत में किया। इसमें व्यक्ति को कोई उद्दीपक शब्द या वर्ड सुनाया जाता है और उस शब्द को सुनते ही दिमाग में जो बात बनती है, जो शब्द बोला हमने, उस शब्द को सुनते ही जो प्रतिक्रिया दिमाग में आती है उसको वो व्यक्त करेगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, प्रतिक्रिया, एक्टिविटी, उससे उसकी प्रकृति और प्रवृत्तियों का पता चलेगा। यानी आप ऐसे समझिए कि ये भी प्रक्षेपण है, लेकिन इसमें चित्र के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चौथी जो चीज़ है वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब आइए, इसमें हमने प्रक्षेपण क्या किया, न सादा चित्र, न कहानी टाइप का चित्र, न सामान्य शब्द, हमने किया वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें अधूरा वाक्य हमने दे दिया। हेबिंगहॉस जिन्होंने अधिगम वक्र में भी काम किया है, उन्होंने इस परीक्षण में काम किया और अधूरे वाक्य को हम इसमें पूरा करते हैं। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जाना है उसे खाली स्थान के रूप में एक शब्द दे देते हैं, जैसे मेरी इच्छा है कि ... यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो फिर वो अपनी बात लिखता है। तो अधूरे वाक्य पूर्ति करने से भी ये हो जाता है। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें हमने देखी, वो हमारी प्रक्षेपण तकनीक के रूप में कहलाती हैं, जिसमें हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण भी है, मार्गन मुरे का टेट परीक्षण भी है, शब्द परीक्षण भी है कार्ल युंग का, और वाक्य पूर्ति हेबिंगहॉस की। तो ये चारों मिला दिए जाएं तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रक्षेपण तकनीक के नाम से जानते हैं। चारों के नाम इसलिए ध्यान रखना है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी एक प्रक्षेपण विधि नहीं है, तो उसमें टेट मानी जाएगी, हरमन रोसा माना जाएगा, शब्द साहचर्य माना जाएगा, और एक कोई दूसरा डाल दिया जाएगा तो वो नहीं माना जाएगा। इस तरह ध्यान करना है। तीसरा जो एरिया है वो आता है अवलोकन विधियों का, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड्स का। हम बच्चों को अवलोकन में ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं और उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। इसमें सबसे पहली और साधारण चीज़ है वो है इंटरव्यू करना। ये सबसे पुरानी, बहुत ही चर्चित चीज़ है। साक्षात्कार लेकर हम उसके बारे में सूचना इकट्ठे करते हैं। एक भेंटकर्ता होता है जिसे इंटरव्यूअर कहते हैं। आमने सामने बैठना, फेस टू फेस सिचुएशन को साक्षात्कार कहते हैं। वो प्रश्न पूछकर रिएक्शन लेता है, उसका अवलोकन करता है और फिर उसके बारे में अपनी राय बनाता है। एक तरीका है आत्मकथा किसी की पढ़कर और उससे फिर उसके बारे में राय बनाना। आत्मकथा से अभिप्राय उस लिखित सामग्री से है जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। यदि व्यक्ति द्वारा लिखी गई बातें जीवन में प्राप्त किए अनुभव से उस आदमी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति की जो जीवन की स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, उसको वो अपनी बायोग्राफी में, आत्मकथा में लिख कर या कहकर हमें व्यक्त करता है और उससे हम उस व्यक्ति के पूरे अंतर्मन, चेतना, व्यक्तित्व के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो आत्मकथा भी अवलोकन है, साक्षात्कार भी अवलोकन है। ये अवलोकन के प्रकार हैं ऑब्जर्वेशन के, ध्यान दीजिएगा। रेटिंग स्केल, ध्यान दीजिए, कई बार ये प्रश्न आया है कि जब हम किसी बच्चे को रेटिंग देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, A+ है, A++ है, तो ये क्या है? ये अवलोकन से दी जाने वाली चीज़ है। ये कोई परीक्षा के द्वारा दी जाने वाली चीज़ नहीं है। ये पूरी तरह से सतत एवं व्यापक रूप से किसी का अवलोकन करके दिया जाता है। तो बच्चों की योग्यताओं और उपलब्धियों को लगातार अवलोकन में लेकर के और उनकी रेटिंग करना, यह भी अवलोकन में आता है। एक चीज़ है केस स्टडी। इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों, मनोसामाजिक गुणों और आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है, इसके संदर्भ में उसका पूरा मनोवैज्ञानिक इतिहास लिया जाता है और उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहनता से अध्ययन खाली स्थान विधि में किया जाता है, तो गहनता शब्द आ जाए और इतिहास शब्द आ जाए तो समझ लो केस स्टडी मेथड की वो बात कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त विधि है, अपराधी प्रकार के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है और ऐसे जो बहुत ही गंभीर समस्या मूलक केस हैं उनके लिए केस स्टडी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द है जो अक्सर आ रहा है विभिन्न परीक्षाओं में लगातार, पोर्टफोलियो। देखिए, समय की एक निश्चित अवधि में, जैसे इस वर्ष से इस वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, उस समय में विद्यार्थी या बच्चे द्वारा जो भी कार्य किए गए, जो भी परफॉर्मेंस दिया गया, उसके द्वारा जो गतिविधियां की गई, जो रोज़मर्रा के काम थे, उसकी कैसी हैंडराइटिंग थी, उसका क्या काम था, उसने किस किस तरह की कौन कौन सी इवेंट्स में हिस्सा लिया, इन सब के नमूने इकट्ठे करना। भाषा विकास के नमूने इकट्ठे करना, पहले इतने वर्ष पे इसने ये किया, फिर इतने वर्ष
पे ये किया। इस सब को पूरे उस संचयी उतने समय के पूरे रिकॉर्ड को हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब है किसी व्यक्ति का पूरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बायोडाटा जिसमें उसकी सारी चीज़ों के नमूने भी इकट्ठे हैं। तो ये 3 एरिया हमारे पूरे हुए। चौथा एरिया जो हमारा है, उस चौथे एरिया का नाम है स्थिति परक परीक्षण या सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में कुछ चीज़ें आती हैं, उनमें ध्यान दें। एक चर्चित चीज़ है सोशियोमेट्री, समाजमिति। समाजमिति एक सिचुएशनल टेस्ट है, ये प्रक्षेपण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये सिचुएशनल है। क्या करते हैं इसमें? इसके द्वारा एक समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का पता लगाया जाता है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, कौन किसके पक्ष में है, गुटबंदी तो नहीं है, कोई तिरस्कत तो नहीं है। 1934 में मोरेनो नाम के विद्वान ने इसको इन्वेंट किया था, इसकी खोज की थी। समूह को बोला जाता है कि जो इनके साथ हैं इस पाले में आ जाएं, जो विपरीत हैं दूसरी ओर चले जाएं। तो कोई चुनाव जब होता है, जब आप अपनी पसंद का कोई इस तरह का करते हैं कि आपको कौन सा नेता पसंद है, तो किसी चुनाव में एमएलए को चुनना या किसी भी व्यक्ति को वोट देने वाली जो पद्धति है, वो भी समाजमिति है कि समाज किस नायक को पसंद कर रहा है। दूसरी जो इसमें चीज़ है वो है मनोदशा परीक्षण। ये भी सिचुएशनल है। किसी खास सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस तरह का साइको हो जाता है, उसके बारे में साइको ड्रामा टेस्ट को मनोदशा परीक्षण कहते हैं। इस विधि में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक विशिष्ट स्थिति में एक खास तरह की भूमिका में आ जाता है और उस व्यक्ति के व्यवहार का एक प्रशिक्षित व्यक्ति अवलोकन करता है। जैसे आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा कि साइको ड्रामा करते हुए कोई साइकोथेरेपिस्ट है, वो उसका ऑब्जर्वेशन करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसमें जो है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में उस व्यक्ति ने क्या व्यवहार किया है। आंतरिक धारणाएं उसकी निकल के आ जाती हैं, परसेप्शंस निकल के आ जाते हैं इस तरह से। अगले व्याख्यान में हम लोग इन समस्त विधियों पर जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, जो विभिन्न वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर आधारित हैं, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक इसका अभ्यास कीजिए।